नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे। और अगेन हम यहां पर एक वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि है एनआरएससी की। अब ये एनआरएससी क्या होता है? एनआरएससी का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्राइमरी सेंटर है इसरो का, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये उसका एक प्राइमरी सेंटर है, तो वहीं पर वैकेंसीज ओपन है। ठीक है, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्या होगा, इसके कितने कितने डिपार्टमेंट है, वो हम सब देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है। देखो, उसकी स्टार्टिंग डेट है 22 जनवरी 2024, जो कि मतलब ऑलरेडी बीत चुका है, मतलब ये आ चुकी है। एप्लीकेशन की एंड डेट है 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी और 22 जनवरी। एज पोस्ट वाइज है, कहीं कहीं पर 18 से 28 है, कहीं कहीं पर 18 से 30 है, कहीं कहीं पर 18 से 34 है। तो वो मैं आपको पोस्ट वाइज ही बताऊंगा वहां पर जाकर के। ठीक है, आपको सारे सर्टिफिकेट अपने रेडी ही रखने हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 750 की फीस रहेगी। अभी परेशान हुआ तो पूरा बात बोल रहा हूँ। देखिए, 750 में से अब आपको पता है दो कैटेगरी है हमारे पास, एक रिजर्व्ड है, एक अनरिजर्व्ड है। रिजर्व्ड में फिर जो लोग रिजर्व्ड में आते हैं, एस सी एस टी, एक्स सर्विसमैन, जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको क्या होगा, इनको 750 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब ये रिटर्न एग्जाम में जाएंगे, है ना। मतलब ये सिर्फ लिया जा रहा है, रिटर्न एग्जाम में अगर आप बैठे तो ये आपको वापस कर देंगे। जनरल वालों को 500 रुपये वापस करेंगे, 250 रुपये काट लेंगे। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा ऐसा है कि हम एप्लीकेशन जो फीस है ना, वो तो 250 है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस 750 है। तो अब एप्लीकेशन फीस किससे लगती है? जो अनरिजर्व्ड वाले होते हैं उनकी लगती है। तो ये, तो देखो, सबको देना 750 ही है पहले, लेकिन जैसे ही आप रिटर्न एग्जाम में बैठोगे, है ना, वहां पर अगर आप चले गए तो जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, एस सी एस टी, उनको 750 रुपये तुरंत वापस हो जाएंगे। और वही जो अनरिजर्व्ड वाले हैं उनको 500 रुपये वापस कर देंगे, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन फीस तो लगेगी, और बाकी रिजर्व्ड वालों के लिए तो फ्री है। तो ये इसका मामला है, समझ होंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ और पोस्ट पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ देखो आप, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर जो पोस्ट है, साइंटिस्ट इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर। अब बस यहाँ पे आपको देखना कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन किस में मांगा गया है। देखिए, एक एग्रीकल्चर है, एक आपका फॉरेस्ट्री इकोलॉजी है, एक आपका जियो इन्फॉर्मेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। दोनों में अंतर क्या है देखेंगे, क्वालिफिकेशन में फ़र्क पड़ेगा। जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, सॉइल साइंस, है ना, यहाँ पे अर्बन साइंस। और देखो अभी पोस्ट हुई है साइंटिस्ट कम इंजीनियर। वाटर रिसोर्स, ये साइंटिस्ट इंजीनियर ऑटोनोमस बॉडी के लिए वाटर रिसोर्स। क्लियर होगी कहानी, फिर इसके बाद दूसरी पोस्ट पे बात करेंगे अपन। तो मतलब अभी तक अपन ने जितनी बात करी, ये सारे के सारे साइंटिस्ट इंजीनियर है। ठीक है, पोस्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हो, 06 से स्टार्ट हो रहा है साइंटिस्ट इंजीनियर वाला, 7 8 चलता जा रहा है। और यहाँ पर वो संख्या लिखी कितनी कितनी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर गोले गोले लगाए दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ जरा। यहाँ पर दो, यहाँ पर चार, यहाँ पर दो। ठीक है, अब देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। मांगा गया है एम टेक, एम ई या एम टेक होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर वाला भरना चाहते हो, यानी पोस्ट कोड 6 भरना चाहते हो, पोस्ट कोड 6 भरना चाहते हो, तो एम ई एम टेक आपके पास होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस। अगर इसमें नहीं है तो फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हो तो चल जाएगा, और या तो इसके इक्विवेलेंट जो भी होता होगा वो भी चल जाएगा। एम ई एम टेक मांगा। फिर ग्रेजुएशन किस में मांगा? इन्होंने बोला ग्रेजुएशन बी एस सी एग्रीकल्चर में हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब बी एस सी एग्रीकल्चर में 4 साल पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो फायदा हो गया अभी। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो है पोस्ट कोड 7 वाला, साइंटिस्ट इंजीनियर फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। 4 पोस्ट टोटल, एम एस सी मांगा है इसमें।
है ना। हायर एजुकेशन में बॉटनी में किया हो तो भी चलेगा, फॉरेस्ट्री में या इक्विवेलेंट है तो भी चल जाएगा। साथ में आपने बीएससी किया हो बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी किसी में भी तो भी चल जाएगा। मतलब ये तो मास्टर डिग्री हो गई, ये बैचलर डिग्री हो गई, ये दोनों चाहिए वहाँ पे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप भरते हैं, पोस्ट कोड 8 है, टोटल पोस्ट 2 है, तो एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट साथ में बीएससी फिजिक्स या मैथ्स से चलेगी। अब पोस्ट कोड 9 चुनते हो अगर आप, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स 5 पोस्ट है। एम ई एम टेक मांग लिया, रिमोट सेंसिंग में, जीआईएस में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है, मशीन लर्निंग में किया है, इक्विवेलेंट है तो चल जाएगा। ठीक है। विद बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब मैकेनिकल वाले नहीं भर देंगे इसको। चलिए, फिर आता है साइंटिस्ट, वही इंजीनियर जियोलॉजी। ठीक है, 4 पोस्ट है। और एमएससी जियोलॉजी मांग लिया, या जियोलॉजी में अगर आपने एमएससी नहीं किया तो अप्लाइड जियोलॉजी में, या इक्विवेलेंट कोई और जुड़ा है इससे तो भी चल जाएगा। साथ में आपने बीएससी जियोलॉजी से की हो या अप्लाइड जियोलॉजी से की हो। ठीक है, 1 पोस्ट यहाँ पर बेंचमार्क अपने दिव्यांगजनों के लिए भी है। फिर आप आ जाओ यहाँ पे जियो फिजिक्स की जो पोस्टिंग है, 4 पोस्ट है टोटल। एमएससी टेक जियो फिजिक्स में मांग लिया या इक्विवेलेंट चल जाएगा। बीएससी फिजिक्स मैथ्स जियोलॉजी जिससे भी हुई होगी तो भी चलेगा। फिर आता है सॉइल साइंस वाला, 4 पोस्ट है, पोस्ट कोड 12। एमएससी मांगा सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर में या इसका इक्विवेलेंट, और बीएससी आपने एग्रीकल्चर से की हो 4 साल वाली। फिर आता अगला है अर्बन स्टडीज वाला, 3 पोस्ट है, 13 पोस्ट कोड है। एम ई एम टेक अर्बन प्लानिंग और रीजनल, या फिर रीजनल प्लानिंग में हो या इक्विवेलेंट चल जाएगा। और बी टेक आपने साथ में प्लानिंग है, बी आर्क, अगर आपने बी आर्क भी किया है तो भी चल जाएगा। वाटर रिसोर्स 3 पोस्ट है। एम ई एम टेक आपकी सिविल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन किस में, जैसे कि वाटर रिसोर्स हो गया, हाइड्रोलॉजी या सॉइल वाटर कंजर्वेशन तो चल जाएगा। लेकिन मान लो आपने एम ई एम टेक सिविल इंजीनियरिंग में नहीं करी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की हुई है तो भी चल जाएगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन वही है, वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। मान लो इसमें नहीं किया आपने, एम ई एम टेक किया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, तो बढ़िया ही है। तो स्पेशलाइजेशन आपका वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी, मतलब होना चाहिए यही, ये ध्यान रखना। और हाँ, ग्रेजुएशन में आपने बी टेक किया सिविल इंजीनियरिंग से या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से तो भी आप वाटर रिसोर्स भर सकते हैं। एक और वाटर रिसोर्स है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें कि एम ई एम टेक, बाकी सब सेम है, पूरा सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा भी है। ये वाटर रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। एम ई एम टेक आपका रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक्विवेलेंट, और साथ में आपने बी टेक सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करी हो तो आप इसे भर लेंगे। ठीक है। अब आता है मेडिकल ऑफिसर। अब ये पोस्ट कोड 17 है। ठीक है, ये पोस्ट कोड 16 तक, यानी 6 से लेकर के 16 तक जो आपने देखा वो साइंटिस्ट और इंजीनियर वाला था। ठीक है, 6 से 16। अब 17 आप देख रहे हो, ये मेडिकल ऑफिसर आ गया। एक ही पोस्ट है, इसमें बोला एमबीबीएस, आपने 2 साल एमबीबीएस हो, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स के लिए यहाँ पर जनरल से 2 सीट खाली है, पोस्ट कोड 18 है। वही 10वीं की मार्कशीट और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पास किया हो 3 साल का जनरल नर्सिंग में, और मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, और मतलब आप मिडवाइफरी जो रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट के द्वारा, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, तो जिन्होंने भैया ग्रेजुएशन किया हुआ है और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन से, तो आप इसे भर सकते हो। 2 पोस्ट है जनरल के लिए और एक है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस क्राइटेरिया से आप एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए। तो देखिए, इनका ये कहना परसेंट आ जाएगा, तो एम ई एम टेक में आपके पास कितना 60% हो, है ना, और वहीं बी टेक में आपके पास 65% हो तो आप एलिजिबल हो। अब ये जो लिखा है ना, ये सी जी पी ए जो स्कूल कॉलेज में चलता है, तो अगर एम ई एम टेक है तो 10 आउट ऑफ 6.5, और बी टेक में आपका 6.84 रहा हो तो आप एलिजिबल हो, बस इतना। यही यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि साइंटिस्ट इंजीनियर एस सी ये वाला है ना, 7 से लेकर के 7, 8, 10, 11, 12 जो जो पोस्ट कोड आते हैं यहाँ पे, पोस्ट कोड लिखे हैं उनके लिए है ये, है ना। जैसे ये वाला देखिए कौन सा था, 6, 9, 13, 14, 15, 16, और बाकी बच्चों के लिए ये रहा। ठीक है, तो उनके ऊपर एम ई एम टेक, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इंजीनियर में एमएससी भी मांगा था ना ऊपर, आपने देखा तो एमएससी एम टेक वही 65% से पास है तो अच्छी बात है। और आपका बीएससी 60% से होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मेडिकल ऑफिसर में ऐसा है कि बस 2 साल का एक्सपीरियंस भैया, वो ये लिख दिया उन्होंने, कुछ परसेंटेज नहीं बताया। नर्सिंग में भी कोई परसेंटेज नहीं बताया, लाइब्रेरी साइंस में भी कोई परसेंटेज नहीं बताया। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं,
अब ये नेचर ऑफ जॉब है, अगर आपको ये देखना हो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर मैं इस फील्ड से हूँ, तो ये यहाँ पे सब लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। आप इसे रोक करके खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका सिलेक्शन इसमें होना, उसके बाद ये तो आप खुद भी समझ जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ, तो आप इसे आराम से पढ़ लेना, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको पढ़ने की। अच्छा, अब आपकी देखो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर है, ये ध्यान से सुनना। पोस्टिंग कहाँ होगी, जहाँ जहाँ सेंटर होंगे, है ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग के। तो देखो इसके सेंटर एक तो भैया आपके तेलंगाना हैदराबाद में है ना, नागपुर में है, न्यू दिल्ली में है, जोधपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, इतनी जगह पर है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको भेज सकते हैं, ठीक, ये याद रखना है। अब आपको ये देखना हो कि भाई मेरी तनख्वाह कितनी रहेगी, तो ये रहा सामने देखो। अगर आप साइंटिस्ट इंजीनियर है, ये देखो 6 से 16 याद है पोस्ट कोड, तो इतनी तनख्वाह आपकी होगी, है ना। और 17वां भर्ती यानी मेडिकल ऑफिसर वाला तो इतनी होगी, 18वां नर्स बी वाला तो इतनी, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी इतनी, ठीक है। अब आता है एज क्राइटेरिया ना, तो एज क्राइटेरिया क्या है वो समझ लो आप। देखो साइंटिस्ट इंजीनियर की मालूम है ना, दो है, एक में एम ई एम टेक चलता है, एक में एमएससी वाला है। एमएससी वाले ये हैं, ये एम टेक वाले हैं, जिसमें एम टेक मांगा गया था, ठीक है। देखो जो लोग एम टेक वाली पोस्ट भरेंगे जहाँ पे एम टेक है, तो उनके लिए जो मैक्सिमम मिनिमम एज है 18, और मैक्सिमम कितनी है 30। ऐसी एमएससी वाली अगर आप साइंटिस्ट इंजीनियर वाली पोस्ट भरते हो तो 18 से 28, मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 35, नर्स के लिए 18 से 35, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 18 से 35, समझ गया आप। सिलेक्शन कैसे होगा मैं भी बताऊंगा, है ना, कैसे क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम किसको देने किसको नहीं देने, सब। यहाँ तो करियर प्रोग्रेशन है, तो छोड़ दो अभी, आपको तो अंदर जाने की बात है। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया था, आप चाहो तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, रोक के अपने आप से पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म है पूरा का पूरा, है ना, ऑनलाइन फॉर्म है, तो याद रखें जब आप अपलोड करें तो आपको सारे अपने फोटोग्राफ स्कैन करना है। फोटोग्राफ 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ बोला है ना। साइज याद रख लो 40 KB के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सिग्नेचर जो है वो आपका 20 KB के आसपास होना चाहिए। और बाकी जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सब आपको स्कैन करके अपलोड करना है। कम्युनिटी का अगर फ़ायदा ले रहे हैं, SC ST डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, तो आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरा रिफंड ये करेंगे, वरना रिफंड नहीं होगा। अब देखो किसके लिए क्या होना है, जो लोग साइंटिस्ट इंजीनियर बनने वाले हैं, अब चाहे एमटेक चाहे एमएससी कुछ भी हो, 6 से 16 वाला पूरा पोस्ट पूरा सब करे, तो उनका जो है पहले होगा रिटर्न टेस्ट और फिर होगा उनका इंटरव्यू, है ना। अच्छा, वेटेज दोनों को बराबर है, 50% वेटेज है रिटर्न टेस्ट का, 50% वेटेज है इंटरव्यू का। लेकिन ये जनरल के लिए, जो ये अनरिजर्व होगा, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए ये सिर्फ ऐसा है, 40% इसका 40% इसका, ठीक है, ऐसे वेटेज है। परेशान मत हो, तुम्हें तो तैयारी करनी है। मेडिकल ऑफिसर वाले जो भरेंगे 17 जिसका पोस्ट कोड है, वो सिर्फ इंटरव्यू देंगे। रिटर्न टेस्ट अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो वो लेगा, वरना वो नहीं लेगा। बाकी आप देखोगे नर्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए, सबके लिए पहले रिटर्न टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट कैसा है, बहुत ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन पेपर को उन्होंने तीन पार्ट में बांट दिए, ये देखो, ये रहा पार्ट ए, पार्ट बी, और ये पार्ट सी, ठीक। पार्ट ए में आपको दिखेगा आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएंगे, यानी आपने जो भी पढ़ाई की ना एमटेक से जुड़ा हो, तो वहाँ के क्वेश्चन आ जाएंगे, या एमएससी में जो सब्जेक्ट था वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, समझ, जो आप पोस्ट चुनते हो उस हिसाब से काम होगा। तो देखो जैसे एमटेक बेस्ड जो रिक्रूटमेंट थे, है ना, और एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट थे, तो जो एमटेक बेस्ड है उनको 75 मिनट मिलेंगे, जो एमएससी बेस्ड है उनको 90 मिनट मिलेंगे। एमटेक वालों का 60 अंक का पेपर होगा, एमएससी वालों का 80 अंक का पेपर होगा। सही आंसर करेंगे तो +1 मिलेगा, और गलत करेंगे तो 0.33 मार्क्स यानी 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए, है ना। तो अपना अपना देख लेना, यहाँ पर MCQ ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। क्वेश्चन आपको आपके डिसिप्लिन से एमटेक वालों को 60 और एमएससी वालों को 80। ये था सिर्फ पार्ट ए। आपको हर पार्ट में पास होना है, याद रखना। आपको इसमें भी अलग से पास होना पड़ेगा, है ना। इसका खुद का अलग से कट ऑफ बनेगा पार्ट ए का। जब ये पार कर लोगे तब पार्ट बी, मतलब पेपर तो उस दिन सारे ही देने हैं अपने को, लेकिन अगर आप जब रिजल्ट आएगा तो हर पार्ट में आप पास होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो चलो डिसिप्लिन वाला पेपर तो हो गया, अब ये सेकंड पार्ट भी गया, इसमें आपका ये एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, है ना, एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चेक कर रहे हैं।
तो इसमें ये दोनों के लिए एमएससी एमटेक दोनों के लिए ही है ना। एमटेक क्या सबके लिए हो गया ये, है ना, ये ध्यान रखना है। बस मेडिकल ऑफिसर के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ इंटरव्यू है, तो उसको तो रिटर्न देना ही नहीं है ना। बाकी नर्स जो लाइब्रेरी वाले जो साइंटिस्ट हैं, इन सबको देना पड़ेगा। तो पार्ट बी की जो अवधि इन्होंने तय की है वो 30 मिनट है। 30 मिनट मिलेंगे, आधे घंटे, 20 मार्क्स का ये होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव ही है। और 15 क्वेश्चन ही मैक्सिमम देंगे, अब चाहे जैसा भी दे दें। ठीक है। फिर पार्ट सी, अच्छा एक बात बता दूं, पार्ट सी ये सिर्फ किस किस को देना है? ये देना है लाइब्रेरी वाले जिन्होंने भरा, जो नर्स वाले भरा, और जिनके पास एमटेक बेस्ड पोस्ट है। यानी कि एमएससी बेस्ड पोस्ट को ये एग्जाम नहीं देना है, समझ गया ना। एमएससी बेस्ड पोस्ट वालों को ये एग्जाम नहीं देना है, बाकी सबको देना है। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर का तो ये एग्जाम है ही नहीं, रिटर्न है ही नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें लिख के दिखाना पड़ेगा। ये 30 मिनट का होगा, 20 अंक का होगा। तो आप देखोगे ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स हो गए हैं, है ना। तो बस ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ठीक है, ठीक है। अब जो पोस्ट कोड 19 कौन सा है, मैं दिखा देता हूँ। पोस्ट कोड 19 आते हैं अपन, ये रहा, दिख रहा है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड 19। क्या बोला जा रहा है उसके बारे में ध्यान सुनना है ना, जो समझाया जा रहा है। जैसे कि ये देखो, इनका कहना है, ये लाइब्रेरी वाला हो गया पोस्ट, तो उसका जो रिटर्न है, उसका जो स्किल टेस्ट है, बहुत ध्यान सुनना। उसके रिटर्न टेस्ट में 80 MCQ आएंगे, 1.5 घंटे का उसका टेस्ट होगा। ये देखो, 80 MCQ, 1.5 घंटे का टेस्ट, सही आंसर करने पर +1, गलत आंसर करने पर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। मतलब ये बेटा कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें से लाइब्रेरी वाला हटा दो, तो बच्चे कौन? इसमें नर्सिंग के लिए है और एमटेक बेस्ड वालों के लिए है। ठीक। और मालूम है ना, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट सी एमएससी वालों के लिए नहीं, पार्ट सी एमएससी वालों के लिए नहीं, बस इतना था। अब देखो, यहाँ पर एक चीज नजर आएगी कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। ठीक है। ये तो आप समझ ही गए हो मेरी बात, अब क्या उसमें बार बार बोलूं। और है ना, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम पास में करना नहीं है। अच्छा, अब आती बात सीधे सीधे पास क्राइटेरिया। पहले बता चुका ना, 50% आपको सब में पास होना है भैया, सब में पास होना, हर सेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो, नहीं समझे समझ जाओ यहाँ पे अच्छे से। 3 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। नर्सिंग और एमटेक वालों को तीनों देने हैं। ठीक है, ये तीनों देंगे। एमएससी वालों को सिर्फ 2 देने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और लाइब्रेरी वालों के लिए अलग से हो रहा है 1.5 घंटे का टेस्ट, 80 MCQ आएंगे, है ना। और फिर उनका स्किल टेस्ट होगा 100 अंकों का, जो कि क्वालिफाई है। सारा दामोदार सिलेक्शन का रिटर्न टेस्ट पर ही है। अब देखो, पास क्राइटेरिया, जो जनरल वाले हैं, है ना, जनरल स्टैंडर्ड जो है, किसी को भी पास करने के लिए, तो रिजर्व वालों के लिए अलग कहानी है। तो 6 से 16 वाली बात हो रही है यहाँ पर, मतलब इसमें 17 नहीं आया, है ना, 18 नहीं आया, याद रखना है। देख रहा है ना, कौन 17 18 नहीं आया इसमें, 17 18 19 भी नहीं आया। 19 लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वाले के लिए अलग से बना हुआ है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको जनरल, मतलब जनरल वालों के लिए। उनको कहा गया है, चाहे आप एमटेक बेस्ड हो चाहे एमएससी बेस्ड हो, आपको हर पार्ट में, देखो, एमटेक वालों को तीनों पार्ट देने हैं, तीनों पार्ट में आपको 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा सब में। और एमएससी वाले सिर्फ 2 ही पार्ट दे रहे हैं, तो उन्हें दोनों सेक्शन में 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब इंटरव्यू होगा तो 100 नंबर का होगा, 100 में से आपको 50 50 नंबर, है ना, चाहे एमटेक बेस्ड हो चाहे एमएससी बेस्ड हो, दोनों को लाने हैं। और देखो, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कब मानेंगे? जब आप एग्रीगेट 60% ले आएंगे। लाइब्रेरी के जनरल स्टैंडर्ड, मतलब जनरल वालों के लिए, इनकी परीक्षा जो है 80 अंक की है, तो आपको 32 नंबर लाने हैं। ये तब पास माने जाओगे आप। और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 अंक लाने पड़ेंगे। अब देखो, यही जब रिजर्व्ड के लिए बोला जाएगा तब क्या। तो मान लो अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, तब ये कहेंगे कि अगर आपने अब एमटेक बेस्ड ऐसा भरा है, तो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, तो आपको सब में 40% लाना पड़ेगा। और एमएससी बेस्ड भर रहे हो तो पार्ट ए पार्ट बी है, पार्ट सी तो है नहीं, तो 40% ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर 100 में से 40 अंक लेकर के आने पड़ेंगे एमटेक वालों को भी, एमएससी वालों को भी इंटरव्यू में। और क्वालिफाइंग आपका उनका कितना था? स्टैंड जनरल वालों का 60, आपको कितना है? 50% है टोटल। अब लाइब्रेरी लाइब्रेरी वाले के लिए जो रिजर्व कैटेगरी में, तो देखो, जनरल वालों को 80 में से 32, इनको 24 लाना है।
ठीक है। और वहाँ पर 100 में से 50 चाहिए था, यहाँ पर 40 लाना है, तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। याद रखना, स्किल टेस्ट का जो है वो सिर्फ सिलेक्शन में काम नहीं आएगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है वो, सिर्फ आपको पास करके उसे निकालना पड़ेगा। भैया ये एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है ना। तो आपको चुनने का जो मौका मिलेगा, आप अपने नियरेस्ट चुन लेना, है ना। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। हाँ, बस इतना याद रखें, एक ही पोस्ट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन मत भरिएगा। रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना, अब तो ख़त्म हो गया, ये चिंता नहीं करिए। ये रहा एंड, तो वही है ना, मैं आपके लिए पहले पढ़ लेता हूँ पूरा, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है। आज थोड़ी सी तकलीफ भी है। क्या होता है ना, वो ज़बान नहीं आ जाती, जब बोलते बोलते आपके दांत के बीच में आ जाते, वही मेरे साथ हुआ है, तो मैं उसमें पूरी ताकत से नहीं बोल पा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, पर आपसे तो मैंने कन्वे कर दिया आपके लिए। वीडियो ये जो देना है ये ज़रूरी है ना। बस इतना, अब ये नहीं कि मैं ज़्यादा बोलूँगा कि ज़बान ही कट जाए तो वो अपन देते चले जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, है ना, अच्छा लगा आपसे बात करके। भले मैं आपको सुन नहीं पाया हूँ, पर आपको देख ज़रूर पाऊंगा। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो लिख ही देना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, है ना। और ऐसी सारी वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहिए।